एयरलाइन इज़ लाइक लाइफ लाइन फॉर पीपल दीज डेज। कहीं पे भी आना हो जाना हो, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। आफ्टर द अहमदाबाद प्लेन एयर क्रैश बहुत सारे टेक्निकल लेवल के चेंजेस हो रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में। बट ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमारी हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ़्लाइट PIA 8308 के बारे में। तो एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ था, क्योंकि उसमें भी आउट ऑफ 99 पैसेंजर्स 97 वेयर फाउंड डेड। सो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग वो हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं PIA की असलियत। पाकिस्तान 8303 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी दूसरी लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा है। मेडे पाकिस्तान 8303। जहाज की हालत खराब है और उसके दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है। प्लेन का निचला भाग पूरी तरह से घायल है, ऑयल लीक हो रहा है और कॉकपिट में लो ऑयल प्रेशर की वार्निंग सुनाई दे रही है। लैंडिंग गियर भी काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफिसर के पैनल्स काम नहीं कर रहे हैं। प्लेन सतह से बस 2000 फीट ऊपर है। रनवे तक सुरक्षित पहुंचने के लिए अभी उन्हें 2 बार बाईं ओर मुड़ना है। Sir, we have lost engine. लेकिन विमान ऊंचाई खो रहा है, वो जमीन की तरफ तेजी से गिर रहे हैं। मगर जैसे ही रनवे पास दिखने लगता है, आखिर ये विमान इस भयानक स्थिति में आया कैसे? और क्या वो 99 यात्री जो इस विमान पे सवार है सलामत अपने घर पहुंच पाएंगे? ये कहानी ऐसे विमान की है जिसने पाकिस्तान एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी पाकिस्तान 8303 की है। 2020 दुनिया कोविड महामारी की जकड़ में है और पाकिस्तान में लॉकडाउन लगी है। लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान 8303 उड़ान की तैयारी पर है। ये लाहौर और कराची के बीच एक डेली फ्लाइट है। महामारी के कारण ये आसमान में गिनी चुनी विमानों में से एक है। कैप्टन सजद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम कॉकपिट में है। उनके साथ 6 केबिन क्रू और 89 यात्री है। लाहौर ATC ने विमान को उड़ाने के लिए मंजूरी दे दी। विमान ने पुशबैक किया और 10 मिनट बाद लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। आज का विमान 16 साल से उपयोग किया जा रहा एयरबस A320 है। 2004 में निर्माण के बाद इसे PIA को सौंपा गया। महामारी के कारण विमान का 2 महीने तक इस्तेमाल नहीं हुआ और 1 हफ्ते पहले इसने वापस उड़ान भरना शुरू किया। नियमित रूप से रखरखाव किए जाने पर विमान अच्छी स्थिति में है। इस उड़ान के 2 साल पहले ही विमान में 2 नए CFM56 टर्बोफैन इंजन लगाए गए थे। इंजन बढ़िया स्थिति में है। आज विमान को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे हैं और कैप्टन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज के घटनाक्रम में ये 2 लोग एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आइए उन पर एक करीब नजर डालते हैं। कैप्टन साजिद गुल 58 वर्षीय है। उन्होंने PIA को 1996 में ज्वाइन किया और तरक्की करते हुए 2015 में उन्हें कैप्टन का दर्जा मिला। लेकिन उनका पूरा करियर विवादों से भरा रहा। जब उन्होंने पहली बार 1996 में PIA में आवेदन दिया, उन्होंने अपना जरूरी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन फेल किया, जो कि हर पायलट के लिए अनिवार्य है। उन्हें एक गुस्सैल, झगड़ालू और कम तनाव सहने वाले व्यक्ति बताया गया। हालांकि ऐसी रिपोर्ट किसी भी पायलट को एयरलाइंस में शामिल होने से रोक सकती थी, लेकिन गुल ने PIA में शामिल होने की ठान ली थी। वह दूसरी राय लेने के लिए 5 अन्य साइकियाट्रिस्ट के पास गए, 3 UK से और 2 पाकिस्तान से, और सभी ने उन्हें कैडेट पायलट बनने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया। कैप्टन के दाएं और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान बैठे हैं। वे 33 वर्षीय हैं और कैप्टन की तुलना में काफी कम अनुभवी है। आजम ने 2010 में एयरलाइन ज्वाइन करी थी और उनके पास 2300 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें वे अधिकांश एयरबस 320 में रहे। फर्स्ट ऑफिसर ने भी अपने करियर के दौरान कई कमियां दिखाई, जिसकी वजह से 2016 में एयरलाइंस ने उनका प्रमोशन रोक दिया था। लेकिन सुधारात्मक प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमोशन प्रदान किया गया। ये हमें दर्शाता है कि इस विमान को 2 ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका इतिहास कुछ खास नहीं रहा है, खास तौर पर से कैप्टन का, जिन्हें हमेशा एक खराब प्रदर्शन करने वाला माना गया है। साथ ही साथ दोनों के बीच बहुत ही अधिक अनुभव और उम्र का अंतर है।
जिसके कारण एज बहुत दिक्कत बढ़ाने वाली है। रमजान का महीना चल रहा है और दोनों पायलट ने रोजा रखा हुआ है। उन्होंने सूर्योदय के बाद 8 घंटे से कुछ भी खाया पिया नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियम उपवास करते हुए उड़ान पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि कम शुगर लेवल्स आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की घरेलू विमान होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय नियम सख्ती से लागू नहीं किए गए और पायलट को उड़ान भरने की खुली छूट थी। प्लेन ऊंचाई तय कर रही है और अब वे पाकिस्तान की सतह से 34,000 फीट की ऊंचाई पर है। आसमान साफ है और मौसम भी शांत है। ये उड़ान के लिए बेहतरीन दिन है। वे अभी हवाई अड्डे से 150 नॉटिकल माइल्स दूर है। एटीसी उन्हें इस मार्ग से हवाई अड्डे तक पहुंचने की अनुमति दे देता है। ये मार्ग नवाब शाह 2A कहलाता है। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें नवाब शाह शहर से 205 डिग्री की दिशा में आगे बढ़ना होगा और फिर हैदराबाद शहर से पास के बिंदु से दाएं मुड़ना होगा। उनका लक्ष्य 8,000 फीट की ऊंचाई पर मैकली नामक बिंदु को हिट करना है। मैकली से 4 नॉटिकल माइल्स के बाद सैबन नामक एक और बिंदु है। यहाँ पर उन्हें ऊंचाई को 8,000 फीट से 3,000 फीट तक कम करने के लिए एक होल्डिंग पैटर्न बनाने की आवश्यकता होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी पहली समस्या अभी शुरू हुई है। क्रू ने अपनी अनिवार्य अप्रोच ब्रीफिंग को पूरा नहीं किया। फर्स्ट ऑफिसर ने नवाब शाह 2A अल्फा अप्रोच को फ्लाइट कंप्यूटर पे चालू किया। क्योंकि चालक दल फिजूल की बातों में व्यस्त है, कैप्टन ने इस बदलाव की पुष्टि नहीं करी। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये दिए गए नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं है और आप बिल्कुल सही भी है, लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। लगभग 2:15 बजे फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को कॉल करके विमान को नीचे उतारने की अनुमति मांगता है। पाकिस्तान 8303 डिसेंट FL 100। पायलट से अनुरोध है वो सीधा मैकली की तरफ बढ़े। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, सीधा मैकली की तरफ बढ़े। आसमान में ज्यादा विमान नहीं है, इसलिए एटीसी उन्हें शॉर्टकट देने का निर्णय लेता है। हालांकि उन्हें मौजूदा रूट से जाने की अनुमति थी, लेकिन अब एटीसी उन्हें हैदराबाद को छोड़कर सीधा मैकली जाने की अनुमति दे देता है। ये नया रास्ता नवाब शाह 1C कहलाता है। उन्हें FL 100 तक उतरने की भी अनुमति मिल चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर ऑटो पायलट में अनचेन असाइनमेंट को बदलता है, लेकिन एक बार फिर कैप्टन ने इस बदलाव की कोई जांच नहीं करी। क्रॉस चेक इसलिए जरूरी है ताकि अगर एक पायलट से कोई गलती हो जाए तो दूसरा पायलट उसे पहचान और तुरंत सही कर सकता है, इससे पहले कि कोई बड़ी दिक्कत ना पैदा हो जाए। पायलट्स ने ऑटो पायलट में मैनेज डिसेंट मोड सेट किया। इस मोड में ऑटो पायलट बची हुई दूरी, जिस गति से पायलट्स उड़ान भरना चाहते हैं और मार्ग में दिए गए किसी भी ऊंचाई प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए रास्ते की तैयारी करेगा। आमतौर पर अगर सब कुछ सही तरह से सेटअप किया गया है तो विमान को 2000 फीट प्रति मिनट के दर से नीचे उतरना चाहिए, मगर ये विमान सिर्फ 1000 फीट प्रति मिनट के दर से नीचे उतर रहा है। धीमी गति से आमतौर पर उतरना केवल तभी संभव होता है जब कंप्यूटर को लगता है कि हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता बचा है। लेकिन देखते हुए कि वे हवाई अड्डे से 150 नॉटिकल माइल्स से भी कम की दूरी पर ही है, विमान को पहले ही उचित तरह से उतरना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन ये विमान को ऐसा क्यों लगा कि अभी और उड़ान भरनी बाकी है? आइए मूल मार्ग पर नजर डालते हैं, जहां पर क्रू को पहले यात्रा भरने के लिए कहा गया था। ये होल्डिंग पैटर्न याद है, जो कि सैबन में उन्हें 8000 फीट से 3000 फीट तक उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एटीसी द्वारा डायरेक्ट मार्ग दिए जाने के बाद एटीसी और पायलट्स दोनों मैकली 3000 फीट पर बिना किसी होल्डिंग पैटर्न से पहुंचना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर FMC पर डायरेक्ट बटन को दबाता है और विमान को सीधा मैकली तक जाने का आदेश देता है, मगर दुर्भाग्यवश उन्होंने कंप्यूटर को ये नहीं बताया कि अब होल्डिंग पैटर्न को नहीं मानना है, जिसकी वजह से विमान को ये लगता है कि पायलट्स की अपेक्षा से ज्यादा 30 नॉटिकल माइल्स और दूरी तय करना बाकी है। कुछ समय बाद विमान उस बिंदु पर पहुंचता है जहां से उसे नीचे उतरना शुरू करना है। इंजन्स को आइडल सेटिंग में लाया जाता है और विमान 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे उतरना शुरू करता है। कराची एटीसी उन्हें 5000 फीट तक उतरने की अनुमति देता है। एक बार फिर फर्स्ट ऑफिसर ऑटो पायलट में ऊंचाई को बदलकर 5000 फीट करता है। क्रू द्वारा कोई भी जांच या पुष्टि नहीं की गई। आमतौर पे इस समय कराची एरिया कंट्रोल विमान को कराची अप्रोच कंट्रोलर को ट्रांसफर करता है। आदत से मजबूर और बिना किसी की मंजूरी के कोई एक पायलट रेडियो बॉक्स की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है, और सिर्फ बिना मंजूरी के फ्रीक्वेंसी ही नहीं बदलता
बल्कि गलत फ्रीक्वेंसी भी भर देता है। यानी 125.5 की बजाय क्रू 126.5 भर देता है। इसका मतलब कि अब एटीसी उन्हें बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता है। लगभग 5 मिनट के बाद एटीसी उन्हें गार्ड फ्रीक्वेंसी द्वारा संपर्क करने में सफल होता है। कराची अप्रोच उन्हें 3000 फीट तक उतरने की अनुमति देता है। चूंकि विमान ने उतरना बहुत देर से शुरू किया है, इसलिए अब जब उन्हें सीधा उतरने की स्थिति में होना चाहिए था, अब वो उससे बहुत ऊपर है और ये जानकारी क्रू को अभी भी नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना करना था कि उनके सामने रखे स्क्रीन पर ध्यान देना था और सेवन पर यू टर्न इंडिकेटर को देखना था या फिर होल्ड शब्द पे गौर करना था। लेकिन क्योंकि वे सही तरीके का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। विमान मैकली मार्ग से अब बस 5 मिनट दूर है और फिर वो मैकली को 9300 फीट की ऊंचाई पे पार करता है। उन्हें अब तक 3000 फीट पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक पायलट कुछ नहीं करते हैं और विमान को अपने निर्धारित मार्ग पर चलने देते हैं, विमान सिर्फ अपना होल्डिंग पैटर्न प्रक्रिया को पूरा करके ऊंचाई को 3000 फीट पे लेकर सुरक्षित तरह से उतर जाएगा। मगर अब उनकी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। सिर्फ 1 मिनट बाद ही जैसे ही रनवे नजर में आ जाता है, फर्स्ट ऑफिसर विमान को ग्लाइड स्कोप पर कैद करने के लिए अप्रोच मोड का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस मोड में एक बार जब ग्लाइड स्कोप कैद हो जाता है, तब कंप्यूटर सारे दिए हुए नेविगेशन को नजरअंदाज कर देगा, जिसमें 7 पर होल्ड भी शामिल है। कराची एटीसी जो कि विमान की दिशा पर नजर रख रहे हैं कि वे अभी निर्धारित ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई पर है, वो परेशान होकर तुरंत विमान को कॉल करता है। पाकिस्तान 8303, क्या आप उतरने के लिए सही ट्रैक पर हैं? जिस पे क्रू उन्हें जवाब देता है कि हाँ। इस कॉल से कैप्टन भी थोड़ा जागरूक हो गए होंगे और उनको आश्चर्य हुआ होगा कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इसलिए वे सामने स्क्रीन पर चेक करते हैं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने 7 पर होल्डिंग पैटर्न को नहीं हटाया है। वो चौंक जाते हैं। ये क्या हो गया? रुको रुको, अरे नहीं, होल्ड को हटाओ, होल्ड को हटाओ, होल्ड को हटाओ। लेकिन इस समय होल्ड ही एक ऐसी चीज है जो कि विमान को सुरक्षित तरह से रनवे पे उतार लाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश फर्स्ट ऑफिसर तुरंत एक्शन लेता है और होल्ड को कैंसिल कर देता है। वे फिर कैप्टन से पूछता है, होल्ड को हटा दिया? क्या हमें इस मुद्दे की रिपोर्ट करनी चाहिए? कैप्टन उन्हें मना कर देते हैं और उसे एटीसी को ये बताने का निर्देश देता है कि सब कुछ सही है। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से सहमत है और ये बात कराची एटीसी को बता देते हैं। याद है जब हमने बताया था कि दोनों में अनुभव का बहुत अंतर है। अब यही फर्स्ट ऑफिसर के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। फर्स्ट ऑफिसर जो कि पूरी तरह से जानता है कि उन्होंने गलती की है और देख सकता है कि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसे सुधारने के लिए कार्रवाई करना चाहता है। वो विमान को और नीचे लाना चाहता है ताकि उतारने के सही रास्ते तक पहुंच सके। इसलिए वो विमान को मैनेज डिसेंट मोड से ओपन डिसेंट मोड पर बदल देता है। ओपन डिसेंट मोड में विमान तय किए गए मार्ग को मानना बंद कर देता है और केवल निर्धारित गति से उतरना शुरू कर देता है, जब तक कि वो एफएमयू की लक्ष्य ऊंचाई तक ना पहुंच जाए, जो कि 3000 फीट है। गति को और कम करने और तेजी से उतरने के लिए फर्स्ट ऑफिसर विमान पर स्पीड ब्रेक लगा देता है, जिससे कि विमान पर खिंचाव बढ़ेगा। विमान इस समय 9210 फीट की ऊंचाई पर और रनवे से सिर्फ 15 नॉटिकल माइल्स दूरी पर है। 3 डिग्री ग्लाइड स्कोप को कैद करने के लिए उन्हें 4700 फीट पर होना चाहिए था, पर वह इस समय इससे दुगनी ऊंचाई पर है। कराची टावर कंट्रोल ने भी ध्यान दिया कि विमान बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और इस वक्त विमान ने 7 मार्ग बिंदु को भी पार कर लिया। एटीसी ने उन्हें सूचना दी, आप 7500 फीट पर है, टचडाउन से 10 मील्स दूर। उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करी कि उनका पाथ स्थिर नहीं है, लेकिन क्रू ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं सर। क्रू पूरी तरह से अपने मार्ग पर से भटक चुके हैं और एटीसी के बताने पर भी ये एहसास नहीं कर रहे। लेकिन कैप्टन को स्पष्ट क्यों नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में जांच के दौरान कैप्टन के द्वारा उड़ाई गई उड़ानों को देखा गया तो जो नतीजा निकल के आया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। इस उड़ान से 12 महीने पहले भी कई उड़ानें ऐसी थी जहां पर कैप्टन ने तीव्र गति, ऊंचा पथ, उतरने की तेजी और जीपीडब्ल्यूएस चेतावनी और नो गो अराउंड्स करते हुए कई अस्थिर अप्रोच की थी। इस कैप्टन को स्पष्ट रूप में नियमों और प्रतिक्रियाओं की कोई परवाह नहीं थी और इनके लिए जिस स्थिति में अभी की उड़ान है, कोई चिंता का विषय भी नहीं लगता है। 1 मिनट बाद 7400 फीट पर लैंडिंग गियर को नीचे लाया जाता है और फ्लैप्स को फ्लैप्स 1 की स्थिति में किया जाता है। इससे वर्टिकल गति 2300 फीट प्रति मिनट से बढ़कर हैरान कर देने वाली 7500 फीट प्रति मिनट हो जाती है। ये एक बेहद ही असाधारण एंगल है रनवे की तरफ बढ़ने का।
अप्रोच कंट्रोलर जो कि बेहद ही चिंतित है उन्हें याद दिलाता है कि सर यदि आप चाहे तो ऑर्बिट उपलब्ध है, जिसका मतलब कि अगर वो चाहे तो 360 डिग्री मोड़ कर विमान की ऊंचाई को कम करके वापस सामान्य पथ पर आ सकते हैं। कैप्टन को कोई समस्या नहीं दिखी और वो फर्स्ट ऑफिसर को मना करने का इशारा करता है। नेगेटिव सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। विमान तेजी से जमीन की ओर बढ़ता है। जहाज 4500 फीट पार करता है, रनवे से सिर्फ 7 मील दूर। चूंकि ऑटो पायलट में निर्धारित लक्ष्य ऊंचाई 3000 फीट है, इसलिए 3000 फीट पर विमान उतरना कम कर देता है। लगभग उसी समय कैप्टन कहते हैं वो चौंक जाएगा कि ये हमने कैसे कर दिखाया, जो कि दर्शाता है कि वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं विमान को 3000 फीट तक लाने में। लेकिन अप्रोच कंट्रोलर के सब्र का बांध टूट चुका है। वो उन्हें निर्देश देता है, पाकिस्तान 8303 डिसरिगार्ड 180 डिग्रीज हेडिंग करके बाएं लेफ्ट मुड़े। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 3000 में से 3500 के बाहर आ चुके हैं, ILS 25L में स्थापित है। क्या आपने गौर किया? उनका कहना कि ILS पर वो स्थापित है। ग्लाइड स्कोप को लॉक करने के लिए 3 डिग्रीज ढलान की आवश्यकता होती है, लेकिन वो लगभग दुगनी ऊंचाई पर है 3 डिग्री ढलान से। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो ILS पर स्थापित है? क्या वे झूठ बोल रहे हैं? यहीं से एक दुर्भाग्यपूर्ण कमी एक तकनीकी रुकावट डालना शुरू कर देती है। इस ऊंचाई पर 3 डिग्री ढलान और ग्लाइड स्कोप दोनों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे गड़बड़ हुई और एक गलत 6 डिग्री ग्लाइड स्कोप का निर्माण हुआ। विमान इस 6 डिग्री ग्लाइड स्कोप को कैद कर लेता है और इसे ही मानकर जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। और हालांकि लक्ष्य ऊंचाई 3000 फीट है, पर चूंकि ग्लाइड स्कोप अब कैद हो चुका है, विमान इसे नकार देता है और रनवे की तरफ उतरने लगता है और इस गलत एंगल के चलते विमान की गति बढ़ने लगती है। अप्रोच कंट्रोलर एक बार फिर उन्हें जरूरी आदेश देता है, नेगेटिव, बाएं मुड़े, हेडिंग 180। कोई भी और पायलट इस निर्देश को जरूर मानता, लेकिन इस पायलट ने वापस जवाब दिया, सर हम ILS 25L पर स्थापित हैं, और निर्देश को पूरी तरह ठुकरा दिया। विमान अत्यधिक एंगल पे बढ़ रहा है। कंप्यूटर विमान को ग्लाइड स्कोप पर बने रहने के लिए और नीचे पिच करने का आदेश दे रहा है और अब वे भव्य 12.6 डिग्री पर है। तीव्र एंगल और तेज गति के कारण कॉकपिट में चेतावनियां आना शुरू हो जाती है। ओवर स्पीड और डोंट सिंक की चेतावनियां गूंजने लगती है। 30 सेकंड बाद प्लेन का झुकाव बढ़कर 13.7 डिग्री हो जाता है और इसी समय ऑटो पायलट बंद हो जाता है, क्योंकि वो इतने तीव्र एंगल पर उड़ान भरने के लिए प्रोग्राम्ड नहीं किया गया है और फर्स्ट ऑफिसर के पास अब मैनुअल कंट्रोल है। पर एक बार फिर दोनों पायलट के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। अचानक GPWS पुल अप की चेतावनी आती है और जब ये चेतावनी आती है, पायलट्स को सिखाया जाता है कि तुरंत एस्केप मैनूवर को पूरा किया जाए। आदत अनुसार फर्स्ट ऑफिसर साइड स्टिक को ऊपर खींचता है, जिससे उतरने की गति 7400 FPM से 2000 FPM हो जाती है और अप्रोच को स्थिर करने के लिए और साथ में ऑर्बिट करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग गियर को वापस खींच लेता है। लेकिन अभी भी दोनों पायलट्स के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। कैप्टन को नहीं पता कि लैंडिंग गियर ऊपर खींचा जा चुका है। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से पूछता है कि क्या उन्हें 360 डिग्री घूमना चाहिए, लेकिन कैप्टन उसे ठुकराते हुए कहते हैं, नहीं, रहने दो। इसके बाद कैप्टन तुरंत साइड स्टिक प्रायोरिटी बटन दबाकर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और उसे रनवे की तरफ उड़ाना जारी रखता है और उसी दौरान ATCB विमान को रनवे 25L पर उतरने की मंजूरी दे देता है। कैप्टन जो कि लैंड करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, वो फ्लैप्स को फ्लैप्स टू स्थिति में ले आता है। विमान अब उस स्थान में प्रवेश करता है जिसे स्टेबलाइजेशन द्वार कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ वे विमान को पूरी तरह स्थिर होना जरूरी है लैंडिंग करने के लिए। लेकिन इस विमान में एयर स्पीड, ऊंचाई स्पीड, पिच और ग्लाइड स्कोप सभी रेंज के बाहर है। विमान पूरी तरह से अस्थिर है और उसे वापस जाना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि उन्होंने क्या किया होगा। विमान अब 750 फीट की ऊंचाई पर है, सिर्फ 1.5 माइल दूर रनवे की सतह से। विमान क्रू को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि लैंडिंग गियर अब नीचे नहीं है। एक लाल ECAM मैसेज लैंडिंग गियर नॉट डाउन स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक लाल एरो भी लैंडिंग गियर के पास आ जाता है। जैसे जैसे विमान नीचे जा रहा था, टू लो टेरेन, सिंक टेरेन एंड पुल अप की चेतावनी शुरू हो जाती है। लैंडिंग गियर अभी भी ऊपर है। विमान ने सीमा 200 नॉट्स पे पार कर ली, पर चूंकि ये विमान इतनी तेजी से उड़ रहा है, इसने टचडाउन जोन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और जब विमान सतह से बस 7 फीट ऊपर है, कैप्टन ने फुल रिवर्स थ्रस्ट को चुन लिया। भले ही रिवर्स लगा हो, ये तभी काम करेगा जब पहिया जमीन से छुएगा। पर चूंकि लैंडिंग गियर अभी भी नीचे नहीं गया,
रिवर्स थ्रस्ट काम नहीं करता और जैसे ही विमान रनवे के ऊपर तैरता है दोनों इंजन्स की इंजन नेकलेस जमीन से टकराता है। पूरा विमान थरथराने लगता है। इंजन्स रनवे से घिसटने लगते हैं। इंजन्स पर जमीन से घर्षण के कारण चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। चिंगारियां इतनी तेज थी कि टर्मिनल बिल्डिंग से देखी जा सकती है। कैप्टन विमान को धीरे करने की कोशिश करता है और अधिकतम ब्रेक इनपुट को लगाता है, पर चूंकि पहिए जमीन पर नहीं है, ब्रेक्स कुछ नहीं कर पाते। विमान रनवे पर 4 बार उछलता है, जिससे कि हर बार और घिसता है और चिंगारी निकलती है। कैप्टन साइड स्टिक को नीचे ढकेलना जारी रखता है। फर्स्ट ऑफिसर, जिसे कि अंदाजा होने लग गया था कि विमान कितनी बड़ी समस्या में है, झिझकते हुए साइड स्टिक को 2/3 रास्ते तक खींचता है। जब 2 अलग-अलग इनपुट दिए जाते हैं तो विमान जमीन की तरफ ही बढ़ता रहता है। इसके कारण विमान दाईं तरफ झुकता है। इससे इंजन नंबर 2 जमीन पे ज्यादा देर तक घिसता रहता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। इंजन 2 में आग लग जाती है और कॉकपिट में आग की चेतावनी जल उठती है। सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजन 2 से इंजन 1 पर बदल जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाता है, टेक ऑफ सर, टेक ऑफ सर। 2 सेकंड बाद कैप्टन थ्रस्टर्स को टोगा मोड पे बढ़ाता है और जो कि विमान पहले ही 160 नॉट की रफ्तार से है, वो तुरंत उड़ान ले लेता है। इंजन 1 को विमान को वापस हवा में लाने का सारा काम करना पड़ा। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को सूचना देते हैं कि अब वो गो अराउंड करेंगे, लेकिन एटीसी ने बेली लैंडिंग देख ली थी और अब पूरे हवाई अड्डे पर इमरजेंसी घोषित हो चुकी थी। जैसे ही क्रूज ने फ्लैप्स को वापस किया, इंजन 2 भी ऑटो स्टार्ट मोड में चला गया और ठीक होने लगा। रनवे पर लंबे समय तक घसीटने के कारण एक बड़ा छेद हो गया था, जिससे इंजन ऑयल लीक होने लगा। विमान ने जैसे ही 1200 फीट को पार किया, दोनों इंजन्स में लो ऑयल प्रेशर की चेतावनी आने लगी। मास्टर कॉशन चेतावनी भी जल उठी, जिससे दोनों पायलट्स पर बहुत दबाव बढ़ गया। ध्यान केंद्रित करने के लिए क्रू ने चेतावनियों को बंद कर दिया और 3000 फीट तक आगे बढ़े। एटीसी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे 110 डिग्री बाएं मुड़े और 3000 फीट पर स्थिर हो जाए, लेकिन उसी समय इंजन 1 पर जबरदस्त नुकसान होने के कारण उसने काम करना बंद कर दिया। याद रखें, इंजन 1 सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को चलाने वाला एकमात्र इंजन था। उनके पास इलेक्ट्रिकल पावर के लिए अब सिर्फ एपीयू और रैम ही बचा था। लेकिन खुशकिस्मती से इंजन 2, जो कि दोबारा चालू होने की कोशिश कर रहा था, सफलतापूर्वक चलने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन 2 पर पहले ही आग की चेतावनी के चलते थ्रस्टर लेवल को आइडल पर कर दिया ताकि इंजन 2 को बचा जा सके। ये इंजन, जो कि अभी चालू हुआ था, वापस बंद कर दिया गया। विमान लगातार नीचे गिर रहा है और अपनी गति और ऊंचाई दोनों को खो रहा है। अब वे 1900 फीट पर है। कैप्टन, जो कि पूरी तरह से खो चुके हैं, फर्स्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि रनवे कहाँ है। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन की बाईं तरफ की खिड़की से नीचे की ओर इशारा करते हैं। एटीसी विमान को ऊंचाई खोते देख पूछता है, पाकिस्तान 8303, आप नीचे जा रहे हो, ऊंचाई 2000। क्रू तब उनसे 2000 फीट पर रहने की मंजूरी मांगता है, जो कि उन्हें मिल जाती है। विमान नीचे जाता रहता है। एटीसी उन्हें फिर से चेतावनी देता है। फर्स्ट ऑफिसर उन्हें बताता है, कॉपी, हम बना रखे हैं, बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को याद दिलाता है कि उन्हें 140 नॉट्स की गति से नीचे नहीं जाना है, वरना रैम एयर टरबाइन उसके नीचे काम करना बंद कर देगा और अगर उन्होंने रैम टरबाइन भी खो दिया तो सभी इलेक्ट्रिक उपकरण खो देंगे। कैप्टन इसी समय देखता है कि इंजन 2 का थ्रस्ट लीवर आइडल में है और वो फर्स्ट ऑफिसर से कहता है, तुमने इंजन 2 को आइडल पर रखा है, इंजन 1 बंद हो चुका है। फर्स्ट ऑफिसर जवाब देता है, हाँ। और लगभग उसी समय इंजन 2 भी भारी चोट के कारण काम करना बंद कर देता है। अब वो बिना इंजन के विमान उड़ा रहे हैं, सिर्फ रैम टरबाइन के साथ। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से अनुरोध करता है, स्पीड बढ़ाइए। कैप्टन, जो कि हक्का बक्का है, जवाब देता है, स्पीड कैसे बढ़ाऊं? एटीसी उन्हें बताता है, लग रहा है आप बाएं जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर जवाब देता है, हम सीधा बढ़ रहे हैं सर, हम दोनों इंजन्स खो चुके हैं। कंट्रोलर उनसे पूछता है कि क्या वे फिर से बेली लैंडिंग का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफिसर उन्हें जवाब देता है, नहीं सर। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग गियर नीचे करने का आदेश देता है। फर्स्ट ऑफिसर हामी भरता है और लीवर को नीचे ले आता है। ये उनकी आखिरी गलती थी। विमान में कोई इंजन ना होने के कारण विमान बस एक ग्लाइडर है। वे पहले से ही जमीन के बहुत करीब है और रनवे तक पहुंचने की बहुत कम संभावना है, लेकिन लैंडिंग गियर बढ़ाने की वजह से उन्होंने विमान पर खिंचाव को काफी हद तक बढ़ा दिया और विमान के उड़ने की दूरी को और कम कर दिया है। जैसे ही विमान 700 फीट पर आता है, फर्स्ट ऑफिसर मेडे 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 चिल्लाता है। इसके तुरंत बाद कॉकपिट में स्टॉल स्टॉल चेतावनी बजती है। विमान रनवे की ओर बाएं तरफ मुड़ता है। कराची कंट्रोलर उन्हें बताता है कि सारे रनवे उनके लिए उपलब्ध है। कॉकपिट की स्थिति बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण थी, क्योंकि इस वक्त
हर प्रकार की चेतावनी का संकेत हो रहा है। जैसे विमान 400 फीट पर आता है, कैप्टन चिल्लाते हैं, फ्लैप्स मत लो, फ्लैप्स मत लो, ताकि विमान पर अतिरिक्त खिंचाव ना पड़े। लेकिन लैंडिंग गियर भार होने के कारण उन्होंने अपनी किस्मत खुद ही लिख दी थी। विमान रनवे 25L से लगभग 1300 मीटर दूर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र मॉडल कॉलोनी में जाकर क्रैश करता है। विमान तुरंत बिखर जाता है और एक तेज आग भड़कती है जो कि आसपास की सभी इमारतों तक फैल जाती है। केवल 2 लोग इस क्रैश में जीवित बचे और जमीन पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी घातक रूप से घायल हो गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन पतली गलियों और मदद कर रहे स्थानीय लोगों की वजह से वे बंधित हो गए। अंतिम रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्रू द्वारा नियमों का पालन ना करना पाया गया। उन्होंने ये भी पाया कि रोजा रखने के कारण भी पायलट्स की स्थिति कई प्रति जागरूकता भी शायद कम पड़ गई थी। इसके बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने रोजे के दौरान उड़ान करने के लिए नियम कायम कर दिए। जांच में ये पाया गया कि पाकिस्तान में करीब 40% पायलट्स नकली लाइसेंस लेकर विमान उड़ा रहे हैं। इस चौंका देने वाली खबर के खुलासे के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को EU और USA में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पाकिस्तान 8303 केवल अकेला विमान नहीं था जो कि कोविड के दौरान क्रैश हुआ। बढ़ते हुए लॉकडाउन के चलते कई पायलट्स के पास काम नहीं था और वेतन भी कम हो गया था। वे ये चाहते थे कि उन्हें विमान उड़ाने कई ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसी पृष्ठभूमि में एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 के पायलट्स जो कि दुबई से कैलिकट की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी कुछ हैरान कर देने वाले काम किए, जिससे कि सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में आ गई। अपनी मुलाकात वहां होगी। Oh God, like this was really disheartening. Reality ये होती है, एक्चुअली इतने सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इतने सारे सेफ्टी एंड प्रिकॉशन चेक्स भी होते हैं प्लेन में। आई मीन बैकअप कितना आपको सपोर्ट करेगा? बैकअप एक बार सपोर्ट कर सकता है, 2 बार सपोर्ट कर सकता है, बट दिस वाज लाइक रियली लाइक वन पर्सन हु इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, वो ऐसी गलती कर रहे हैं जो सारे इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं। एंड उसके नेक्स्ट में जो सेकेंड पर्सन है, भले ही एक्सपीरियंस कम हो बट एटलीस्ट आप अटेंटिव तो रहो, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग विथ योर लाइफ्स, बट आपके साथ और 99 लोग थे, आपने उनकी लाइफ रिस्क में डाला। एंड आप बैठ के ऐसी चीज़ में कैसे नहीं कम्युनिकेशन कर सकते हो? दिस शोज़ की कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी था। एंड एक के बाद एक इन्होंने इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दीज रिजल्ट्स आर लाइक दिस। जो पर्सनल एंजाइटी, एंगर, मूड स्विंग्स, आई मीन some jobs are like this that you have to forget everything going on in your personal life, और आपको बहुत शांत पेशेंस होके बहुत अलर्ट होके कुछ काम करने पड़ते हैं। दिस जॉब इज़ लाइक वन ऑफ देम। हियर इट्स टोटली द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट्स, आई वुड से, जिसकी वजह से 99 और 97 लोगों की जान गई। हाउएवर सिविलियंस भी डेथ हुए थे, जैसे इसमें बताया गया था। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बट दिस वॉज लाइक अ वेरी डिसहार्टनिंग वीडियो, देख के बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।